योगी वाजपेयी, आप देख रहे हैं 10 का दम। अखंड भारत का सपना आरएसएस के लिए हमेशा से सर्वोपरि रहा है और एक बार फिर से इसको लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दे दिया है, जिसके बाद सियासी भूचाल मचा हुआ है। कांग्रेस से लेकर शिवसेना से लेकर तमाम विपक्षी नेता जो हैं इस वक्त ओवैसी तक आरएसएस को घेर रहे हैं और साथ ही साथ बीजेपी को भी घेर रहे हैं। अखंड भारत का सपना जो मोहन भागवत ने कहा है कि वो 15 साल में पूरा हो सकता है, उस पर ही तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आखिरकार मंशा क्या है मोहन भागवत की, इस पर सवाल विपक्ष खड़ा कर रहा है, विपक्षी दल खड़े कर रहे हैं। लेकिन इस पर हम चर्चा करें उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो हम पहले आपको सुना देते हैं, फिर चर्चा को अपने खास मेहमानों के साथ हम आगे बढ़ाएंगे। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश की जनता ये सोचेगी को बांट के हमें कष्ट मिला है, युद्ध ही मिला है, और इसलिए क्यों ना हम फिर एक हो जाएं। वह एकता राम मनोहर लोहिया के स्वप्न की जैसी महासंघ के रूप में होगी, या जैसे यूरोप के देश कुछ मामलों में एक हो गए ऐसी होगी, या उससे गहरी होगी, यह आने वाला समय बताएगा। सालों में नहीं, आप 15 दिन में कर लीजिए। सरसंघ चालक मोहन भागवत जी हमारे लिए भी आदरणीय है। अगर अखंड हिंदुस्तान की बात कोई करता है तो सबसे पहले उनको पीओके को हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो ले लीजिए। फिर पूरा जो पाकिस्तान विभाजन हुआ था 1947 में, उनको हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो भी लीजिए। कभी कंधार तक हमारी सीमाएं थी, वो भी लीजिए। श्रीलंका भी लीजिए और एक अखंड हिंदुस्तान, एक महासत्ता बना लीजिए। किसी ने रोका नहीं है। ये देश के लिए गर्व की बात है। किस अखंड भारत की बात कर रहे हैं, आज भी अखंड भारत है, और जो भी हिंदुस्तान में का हिस्सा है, देश प्रदेश है, वो हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। और एकजुटता के साथ में कोई भी संकट आता है तो एक हो जाते हैं। और मेरा मानना है कि जो किस अखंड भारत की कल्पना मोहन भागवत जी कर रहे हैं, वो कल्पना नहीं की जा सकती। तो देखिए, अब प्रतिक्रियाएं जो हैं वो जोरों पर हैं। आपने सुना शिवसेना की तरफ से संजय राउत ने क्या कहा, पीएल पुनिया भी कह रहे कौन से अखंड भारत की बात मोहन भागवत करें, पहले से भारत तो अखंड है ही, आरएसएस का अपना एक विचार है। लेकिन ये अखंड भारत है क्या जिसका सपना आरएसएस चीफ मोहन भागवत सजोए हुए हैं? इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं इसी सवाल के साथ हमारे साथ खास मेहमान जो मौजूद है, एक एक करके सबसे पहले मैं उन सबसे आपका तारुफ करवा देती हूं। हमारे बीच महेश कश्यप जी, नेता सपा के जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है महेश जी। और इसी के साथ हाजी हसन अहमद जी, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हाजी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। रमेश ठाकुर, वरिष्ठ पत्रकार है। रमेश जी, आपका भी चर्चा में आज बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ अशोक सिन्हा जी, संघ समर्थक हैं, ये भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले सवाल आपके पास से लेके आ रही हूं अशोक जी, जो अखंड भारत का सपना 15 साल का दिखाया जा रहा है, जो मोहन भागवत का सपना है, कहा यह साकार होगा, तेजी से बढ़े, प्रयास करे तो कैसा अखंड भारत, इसको लेकर क्योंकि तमाम विपक्ष सवाल पूछ रहा है, आप पर हमलावर भी है। अखंड भारत की बात कोई नई बात नहीं कही है मोहन भागवत जी ने। यह शाश्वत सत्य है कि भारत जम्बूद्वीपे भारत खंडे अनादिकाल से एक रहा है। यह एक बहुत महाद्वीप है। इसको वैज्ञानिकों ने भी इस बात से पुष्ट किया है कि ईरान से लेकर के और वियतनाम तक का जो पूरा का पूरा भारत खंड है, वह उसका डीएनए एक है। यह लोग एक ही महापुरुष के संतानें हैं और इनकी संस्कृति एक है। यह बात वैज्ञानिकों ने भी मानी है। मोहन भागवत जी ने जो कहा है वह संदर्भ दिया है उन्होंने स्वामी विवेकानंद का और महर्षि अरविंद का, जिन्होंने कहा कि भारत जो 1776 के सन से के बाद टूटा है, जो अलग अलग राजनीतिक इकाइयां बनी हैं, वह सांस्कृतिक रूप से एक हैं और यह सब एक होगा। वह परिस्थितियां धीरे धीरे दिखाई पड़ रही हैं और इसी कारण से उन्होंने कहा कि अखंड भारत का स्वप्न वैसे तो महापुरुषों ने 25 वर्ष के बाद बताया है, परंतु यदि
भारतीय समाज उसको हाथ लगाए सभी, जिस प्रकार से कृष्ण भगवान ने एक उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाया था और बाकी जितने गोप बाल थे उन्होंने अपनी अपनी लाठियां लगाई थी। तो अगर आप सब मिलके प्रयास करें तो निश्चित रूप से यह भारत अखंड शीघ्र हो जाएगा, 15 वर्ष में ही हो जाएगा जी। और इसके लिए उन्होंने यह भी कहा कि यह कैसे होगा, तो उसका प्रारूप भी उन्होंने बताया कि उन्होंने एक अथर्ववेद का श्लोक सुनाया, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो वनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। यानी उनका कहना है कि अगर संपूर्ण समाज, भारतीय समाज पग से पग मिलाकर चले और मत उनका समानो मंत्र समिति समान, यदि उनका सब विचार भी एक हो और सामूहिक प्रयास से बिना किसी पंथ, जाति या उपासना पद्धति के भेदभाव के सभी भारतीय अपने को जो भाई सहोदर मानते हुए यदि प्रयास करें तो यह भारत खंड बहुत शीघ्र दुनिया का एक शक्तिशाली विश्वगुरु बनने वाला और सबको इस प्रकार से दिशा दिखाने वाला। यानी कि अशोक जी, आपकी बातों से यह स्पष्ट होता है कि भौगोलिक दृष्टि से आप अखंड भारत की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से अलग अलग देशों की सीमाएं भारत से मिलती हैं, जो अलग हुए। सांस्कृतिक दृष्टि से अखंड भारत की बात कर रहा हूं। अच्छा। भौगोलिक या राजनीतिक दृष्टि से मोहन भागवत जी ने नहीं कहा इसे उन्होंने कहा कि संस्कृति हमारी एक चिरंतन, खून सभी में हिंदू है। यह शब्द उन्होंने, हम लोग गीत गाते हैं शाखा पर, तो उसका अर्थ यही होता है कि म्यांमार की भी संस्कृति वही है, तिब्बत की भी, कंबोडिया की भी, वहां भी अंगोरवाट है, और आप देखिए अफगानिस्तान, ईरान, आर्यन जो था, यह सभी संस्कृति एक है। आज बलूचिस्तान के लोग कह रहे हैं हम हिंगलाज के संतानें हैं। ठीक है। तो यह भाव है उनका। ठीक है, तो संस्कृति के आधार पर अखंड भारत का सपना संजोकर आगे चल रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस से भी संदीप त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, स्वागत है आपका चर्चा में। मैं आपके पास आती हूं क्योंकि अभी हमने पीएल पुनिया का भी बयान सुनाया और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बयान दिया कि कैसे अखंड भारत की बात करें, भारत तो अखंड है, ये पीएल पुनिया ने भी कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते पहले समाज को अखंड कर लें, तो आरोप आपकी तरफ से भी लगने लगे हैं अखंड भारत के। लेकिन आप थोड़ा देर से जुड़े, अशोक जी ने कहा कि हम संस्कृति के आधार पर अखंड भारत की बात कर रहे हैं, खामखा इस पर बवाल मचा हुआ है। देखिए, भारत विभिन्न संस्कृतियों से बना है और यहाँ पर लगभग 5000 से ज्यादा बोली जाती है इस पूरे देश में। तो ऐसे देश में अगर आप अखंडता की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि सांस्कृतिक अखंडता की बात, तो वो उससे विभिन्न मतों से, विभिन्न संस्कृतियों के होते हुए भी भारत की जहाँ बात आती है, देश की जहाँ बात आती है, सभी एकत्रित हैं। तो उसमें नया ऐसा कौन सा है, नई ऐसी चीज कौन सी करने जा रहे हैं आरएसएस के हमारे मित्र और जो है अभी जो बात कर रहे थे। और मोहन भागवत जी की जहाँ तक बात है, अखंड भारत की बात करते हैं, तो पाकिस्तान को क्या ये हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, ये ईरान को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं, और हिंदू राष्ट्र जो नेपाल था उसके लिए क्या कर रहे हैं, जो कुछ दिनों पहले तक हिंदू राष्ट्र इकलौता हिंदू राष्ट्र था, वो अपने आप को जो है बदल लेता है और कहता है कि वो धर्मनिरपेक्ष देश है। तो उसके लिए तो आप कुछ करते नहीं है, और एक फर्जी का जो आप जात के नाम पर आपके यहाँ भेदभाव है, आप कहते हैं कि आप आप इकट्ठे हो जाइए, जात का भेदभाव भी मत करिए। लेकिन आप बताइए कि आज तक जो है आरएसएस के संघ का जो है स्वयं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जो मुख्य कार्यवाहक होता है, वो आज तक कभी दलित हुआ क्या, या और किसी भी जाति का हुआ क्या? नहीं हुआ। तो क्यों आप एक तरफ कहते हैं जात के आधार पर आप वहां पर संगठन में काम करते हैं, विभिन्न जातियों के आधार पर आपके यहाँ अलग अलग प्रकोष्ठ बने हुए हैं, अलग अलग जातियों के लिए आपने प्रकोष्ठ बना रखा है। आप एक तरफ कहते हैं कि हिंदू है सभी। ठीक है, ठीक है संदीप जी, सवाल एक शिवांगी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, आप कहते हैं कि सब हिंदू हैं, तो आपके ही आरएसएस में मुस्लिम विंग अलग से क्यों बनी हुई है? इस बात का जवाब देंगे हमारे आरएसएस मित्र या भाजपा के? मुस्लिम महिला विंग की बात करें आप संदीप जी। जी ठीक है, चलिए मैं आपके सवाल का जवाब ले लूंगी। अशोक जी, आप जल्दी से जरा इनकी बात का जवाब दीजिएगा, फिर मैं अगले मेहमान के पास जाती हूँ। क्योंकि देखिए संदीप जी कह रहे हैं कि आपके संघ में कोई दलित चेहरा क्यों नहीं आता है प्रमुख के तौर पर, मुस्लिम महिला विंग क्यों बनी है, जरा इसका जवाब दीजिए उनको। और किस संस्कृति के आधार पर आप अखंड भारत की बात करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, अभी हमारे वार्ताकार सज्जन थे, ये एक राजनीति की दुकान खोल के बैठे हुए हैं, राजनीति से चिंतन ऊपर तो उठा नहीं, और जाति के आधार पर ये सोचते हैं, जाति के आधार पर वोट मांगते हैं, धर्म के आधार पर, ये पंथ के आधार पर वोट मांगते हैं, और उसी का चिंतन है इनका। तो इनको पता ही नहीं है
कि राष्ट्र इतना विविधता में भी कितनी प्रकांड एकता है, और इसी एकता को आधार मान करके बात कही जा रही है। जहां तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात है, उसका जाति पर चिंतन ही नहीं है, वो चिंतन ही नहीं करता, और कोई विंग नहीं खुला हुआ है। सब हमारे जो है दो ही प्रकार के लोग हैं, एक जो शाखा में आ चुके हैं और एक जो आने वाले हैं, संघ में सम्मिलित होने वाले हैं। ठीक है। तो हमारे विरोध, विचारों का विरोध ये कर सकते हैं, परंतु ये दुश्मन नहीं हमारे। ये इनके यहाँ भी बलराम जाखड़, इनसे पूछिए, बलराम जाखड़ इनके नेता थे कि नहीं? जाफर शरीफ इनके नेता थे कि नहीं थे? राज्य मंत्री रेलवे के रहे वो, हमारे शाखा के स्वयंसेवक रहे वो लोग। तो ये क्या इनको पता ही नहीं है कि हमारे भी लोग संघ के लोग हैं? तो ये बात इस प्रकार की करते हैं जो राजनीतिक, इनका चिंतन उससे ऊपर उठ ही नहीं सकता। मैं एक बात कह करके समाप्त करूंगा इनको कि चक्षु पटल जिनके धुंधले हो, सूरज उन्हें कहाँ दिखता है? उठो मित्र, अब आंखें खोलो, देखो सूरज उग आया है। तो ये इनका चिंतन बदलना चाहिए। ठीक है। एक जवाब और रह गया कि संस्कृति के आधार पर कैसे अखंड भारत की बात। देखिए, संस्कृति के आधार पर इंडोनेशिया मुस्लिम राष्ट्र है। हाँ। और वह उनके यहाँ नोट पर गणेश बनते हैं, और उनका गरुड़ एयरवेज है। उनके राष्ट्रपति का नाम सुकर्ण रहा, यानी कर्ण का सुकर्ण, सुंदर लगा करके सुकर्ण कर दिया। तारा देवी उनकी पत्नी का नाम था। वह एक मुस्लिम राष्ट्र है, और वो कहते हैं वी हैव चेंज आवर रिलीजन नॉट आवर फोर फादर। हमने अपना पंथ बदला है, परंतु हमने बाप दादाओं को नहीं बदल दिया है। तो यह संपूर्ण संस्कृति एक है, और आज दिखाई पड़ रहा है कि जिस उद्देश्य को लेकर के अलग हुए वो पूरा नहीं हो रहा। अभी चर्चा को मैं आपसे विस्तार में जानूं, क्योंकि अभी बाकी मेहमानों के पास में चली जाती हूँ, फिर इसको समझती हूँ कि कैसे संस्कृति का विस्तार करके अखंड भारत करेंगे। अब मैं चलूंगी महेश जी के पास। महेश जी, आपने सुना कि किस तरीके से संघ प्रमुख मोहन भागवत करें कि अखंड भारत होगा हमारा, देने सब पाए के वो पहले ही कह चुके हैं। 15 का इनका जो जुमला है, जो 15 साल 15 लाख सरकार में नहीं आए थे तो कह रहे थे 15 लाख लोगों के 15 लाख रुपए लोगों के खाते में आ जाएंगे। आज 15 साल बाद अखंड भारत, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख देश के प्राइम मिनिस्टर होने वाले 15 से कनेक्ट होते हैं, दूसरी तरफ आरएसएस के प्रमुख 15 साल की बात करते हैं। निश्चित रूप से जब सरकार में भाजपा आने के बाद उन्होंने कहा, देश के तत्कालीन गृह मंत्री ने, कि ये 15 लाख वाली बात जुमला थी, और 15 साल के बाद जब देश बर्बादी की कगार पे आके खड़ा हो जाएगा तो फिर इन्हीं हमारे आरएसएस के साथी और भारतीय जनता पार्टी के साथी ये कहेंगे वो बात भी जुमला थी जो हमने 15 साल बाद की कही थी। क्या ये बताएंगे कि 8 साल इनकी सरकार को हो गए, हिंदुस्तान के अधिकृत कश्मीर ये आज तक उसकी 1 इंच ज़मीन पे अपना अधिकार नहीं ले पाए, चीन आपके अंदर घुस गया। किस तरीके की बात कर रहे हैं अखंड भारत? एक हमारा देश 125 करोड़ लोगों के देश को संभाला नहीं जा रहा। आप कह रहे हैं कि 22 करोड़ देश का पाकिस्तान, 17 करोड़ देश का बांग्लादेश, और भी देश भूटान, और भी देशों को मिलाकर हम अखंड भारत बना लेंगे। किस तरीके का संभव है? आज ये लोग अखंडता की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का पहले दिन से ये विजन रहता है कि मुद्दों को भटकाएं। आज मुद्दा क्या है? आपने 5 राज्यों में चुनाव थे, 4 में सरकार बनाई, महंगाई कम करने का मुद्दा था, उस पे मोहन भागवत जी कुछ नहीं कहेंगे। डीजल पेट्रोल के दाम क्या हो गए, बिजली के दाम क्या हो गए, इस पे बात बिल्कुल नहीं होगी। अगर इस पे बात होगी तो आप देशद्रोह हैं, राष्ट्र के प्रति आपका वो नहीं है। आप ये बताइए, श्रीलंका को, जिस श्रीलंका की ये आप कह रहे हैं कि सांस्कृतिक, या अभी तो ये कह रहे हैं कि संस्कृति के बिहाफ पर हम ये करना चाहते हैं, कल यही कहेंगे कि बताइए कि हमने तो कहा था कि हम इस पे बात करना चाहते थे। इनकी बातों का कोई तथ्य नहीं है। मैं दीपक जी के पास चलती हूँ आपके सवालों को लेकर। दीपक जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका। महेश जी, ठीक है, आपके सवाल सुन लिए मैंने।
दीपक जी, मैं आपके पास और आप पर आरोप लग रहे हैं कि आरएसएस भी 15 साल का जुमला दिखाता है, भारतीय जनता पार्टी भी 15 साल का जुमला दिखाती है। 15 साल का जुमला आप दिखाकर सपने खाली दिखाते हैं जनता को, और उसके बाद जो अहम मुद्दे उनसे भटका देते हैं। सिर्फ आप ऐसी ओझी राजनीति करते हैं, ऐसे आरोप आप पर लगा रहे हैं सपा नेता बैठकर। देखिए, अगर हम चर्चा आज अगर अखंड भारत की करते हैं और संघ को भी समझना पड़ेगा कि किस तरीके से संघ का ध्येय के साथ काम हो रहा है, माने ध्येय के साथ काम करता है, और अखंड भारत में किस तरीके की परिकल्पना है। ये बार बार संघ को राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं जोड़ना चाहिए। संघ जो है एक सेवा का संगठन है, जिस तरीके से अपने आप को परिकल्पना देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर करा है और राष्ट्र के पूर्ण निर्माण के ध्येय के साथ बढ़ता है। निश्चित रूप से ये अखंड भारत की परिकल्पना निश्चित रूप से होनी की तय है, और मगर इसको भी समझना पड़ेगा कि अखंड भारत क्या है, कि हमको भौगोलिक दृष्टि से देखना है या हमको आर्थिक दृष्टि से देखना है, सांस्कृतिक दृष्टि से देखना है या विचारों की दृष्टि से देखना है। हर एक पहलू होते हैं। देखिए, होता क्या है कि जैसे अलग अलग राज्य हैं मगर सबकी संस्कृति एक है, सभ्यता एक है, परिकल्पना एक है। तो ऐसे परिकल्पना के साथ साथ, संस्कृति के साथ साथ, विचारों के साथ साथ यह परिकल्पना तय होती है। एक बात और महत्वपूर्ण है, महर्षि अरविंद जी ने कहा था कि भारत का विभाजन कृत्रिम है। ये जो भारत के टुकड़े हुए हैं, भारत को विभाजन में किया गया, ये कृत्रिम है। निश्चित रूप से ये टुकड़े करने के बाद, ये टुकड़े जो हुए हैं, ये एकत्रित होकर के ये भारतवर्ष पुनः एक होगा। ये महर्षि वाल्मीकि जी एक योगी के नाते उन्होंने पहले कहा था। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से ये परिकल्पना चल रही है, रही बात जिस देखिए ये आरोपों की, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 वर्षों के अंदर जिस तरीके से विकास के एजेंडों को अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया, हर वर्ग को नेतृत्व देने का काम किया, जिस तरीके से 5 वर्षों के एजेंडों से भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ पुनः आया, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुनः विश्वास जनता ने भरोसा जताया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर भरोसा पुनः जताया। निश्चित रूप से उसी परिकल्पना पर तय करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी और अपनी विकास की पद यात्रा पर अग्रसित है। अगर हम चर्चा में बार बार जिस विषय की आज चर्चा हो रही है तो उस परिकल्पना की चर्चा करते हैं, तो इसको भी समझना पड़ेगा कि अखंड भारत की परिकल्पना कैसे है, और संघ ने आज अखंड भारत की परिकल्पना नहीं करी है। निश्चित रूप से अखंड भारत की संकल्प के साथ बढ़ने का काम है, और संघ ने पहले भी अखंड भारत की परिकल्पना के साथ बढ़ने का काम किया। ठीक है, आपने 15 साल का समय दे दिया है। मैं रमेश जी के पास चलूंगी, वरिष्ठ पत्रकार है रमेश जी। देखिए, संघ जैसा कि अभी बोल रहे हैं दीपक जी, ये सच है कि पहली बार नहीं बोला आरएसएस ने अखंड भारत का जिक्र नहीं किया है। एक बार फिर से उन्होंने, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इसका जिक्र किया है, लेकिन जब बार बार वो इस बात का जिक्र करते रहते तो अभी नया कैसे हो गया है? अगर वो अखंड भारत को लेकर एक सपना, एक विजन लेकर चलते हैं तो इसमें क्या गलत है? क्या आपको लग रहा है उसके पीछे मंशा है आरएसएस की? देखिए शिवांगी, मुझे लग रहा ना इस पूरे एपिसोड के पूरे बयान को बुनियादी तौर पे हमें समझना पड़ेगा कि उनका कहने का मतलब क्या है। क्या पूरे ब्राह्मण को, पूरे एशियाई जितने भी अखंड भारत के जो भाग हैं उनको एक करना चाह रहे हैं? ऐसा नहीं है। उनका कहने का मतलब है आइडियोलॉजी के हिसाब से, जो हमारी आइडियोलॉजी है, हमारी भारतीय संस्कृति है, उस हिसाब से सबको एक करने की ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये लॉजिकल नहीं है, पूरी तरीके से इलॉजिकल है। ये बात जब पाकिस्तान में जाएगी, पाकिस्तान में ये कहा जाएगा जो भारत की आइडियोलॉजी है, उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो सभ्यता है, क्या आप वैसे अपनाओगे? तो जाहिर सी बात है वो तिरस्कार करेंगे, हमारा उपहास उड़ाएंगे। तो ये सारी चीजें देखो, 1700 ईस्वी के बाद में जो चीजें हुई हैं अखंड भारत जिसकी हम बात करते हैं, वो चीजें हम रोक नहीं पाए। ये जो चाहे बांग्लादेश की बात कर लो, चाहे नेपाल की बात कर लो, जितने भी हमारे सीमा से जुड़े हुए जो कंट्री हैं, ये सारी की सारी आइडियोलॉजी के हिसाब से ही अलग हुई हैं। उसको समाहित करना, उसको एक छत के नीचे लाना, ये पॉसिबल नहीं है किसी भी तरीके से। अगर पॉसिबल है, जैसे बयान आया है भागवत जी का, ये बयान 2 बार और भी आया है। नागपुर में एक बार मीटिंग हुई थी 1998 में, तब भी एक बार कहा गया था। एक बयान इसी तरीके का और संघ की बड़े नेता की तरफ से आया था, लेकिन वो रोड मैप सामने नहीं रखा है। रोड मैप क्या होगा, किस तरीके से चीजें बन पाएंगी, वो नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, अभी किसी पैनल में किसी ने कहा कि
मुद्दों को भटकाने का ये बहुत बड़ा तरीका हो सकता है। मुझे भी लगता है कि मुद्दा इस समय महंगाई का होना चाहिए, बेरोजगारी का होना चाहिए, इन मुद्दों पे हमें बात करनी चाहिए। लेकिन इसके इतर अगर हमारे टूटा हुआ जो घर है, बिखरा हुआ जो घर है, वो अगर एक होता है, हम स्वागत करते हैं, उस चीज का होना चाहिए, लेकिन आपको उसको ब्लूप्रिंट आपको बताना पड़ेगा, उसकी आइडियोलॉजी की ABCD हमको रखनी चाहिए। वो चीजें सामने नहीं पाई, विरोधाभास इसी बात को लेकर, आपने कह तो दिया लेकिन आपने कुछ जी बिल्कुल रमेश जी, देखिए आपने कहा कि हम अगर अखंड भारत की बात करते हैं तो सांस्कृतिक प्रक्षेप से अगर हम देखें तो उसके लिए एक रोड मैप तैयार होना चाहिए। हम सीधे तो नहीं पाकिस्तान, चीन में, बांग्लादेश में, भूटान में, नेपाल में घुस जाएंगे, उसके लिए एक रोड मैप तो चाहिए होगा। वो रोड मैप क्या संघ बना रहा है 15 साल में? धीरे धीरे प्रयास तो कहा गया, लेकिन प्रयास कैसे होगा? अपनी संस्कृति को, अपनी आइडियोलॉजी को कैसे ले जाएंगे, इस पर सवाल है। इस पर मैं जवाब लूंगी अभी अशोक जी से, लेकिन पहले मैं हाजी हसन जी के पास चलती हूँ। हाजी हसन जी, अखंड भारत की सोच जो है वो अपने पड़ोसी देशों तक पहुंचाने की बात हो रही है, यानी कि अपनी अखंडता, अपने भारत की सोच को, अपनी संस्कृति को, अपनी आइडियोलॉजी को लेकर अलग अलग जो देश, जो भारत की सीमा से सटे हुए, वहां तक ले जाने की बात है। कैसा संभव लगता है आपको? देखिए, अगर अखंडता की बात करें, हाँ, तो अखंड भारत दूसरी चीज हो गया और अखंड भारतीय संस्कृति ये दूसरी चीज हो गई। भारतीय संस्कृति कभी खंडित नहीं हुई। भारत का भूभाग खंडित हुआ, लेकिन न संस्कृति खंडित हुई थी, न हुई है, न कयामत तक होगी। पहली चीज तो ये। भागवत जी का बयान किस परिप्रेक्ष्य में आया है और लोग क्या कह रहे हैं, उसको रिफाइन करने वाले क्या कह रहे हैं, ये समझ से परे है बिल्कुल। ठीक है कि अखंड भारत होना चाहिए, हम सब सरकार के, RSS के इस एजेंडे पे, इस मुद्दे पे उनके साथ खड़े हैं। जहां हमारी जरूरत हो वो हमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हम फिर व्लादिमीर पुतिन बनेंगे? क्या हम अमेरिका की तरह अटैक करेंगे? आप किस आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, किस उस संस्कृति की बात कर रहे हैं? सब औलादे आदम है, सब आदम की औलाद है, सब इंसान है, सबकी संस्कृति एक है। हाँ, धर्म, मजहब, पंथ, उपासना पद्धति सबकी अलग है, तो हमारी आइडियोलॉजी तो एक ही है कि हम इंसान हैं और इंसान इंसानियत के जरिए पहचाना जाता है। रही बात, अगर वो धर्म प्रचार की बात कर रहे हैं कि हम अपने पड़ोसी देशों में अपने धर्म का प्रचार करेंगे, अपने पंथ का प्रचार करेंगे, तो ये तो आप पहले से कर रहे हैं। 28 देशों में आपकी शाखाएं चल रही हैं और आपके कार्यकर्ता लगे हुए हैं। तो बिल्कुल इस वक्त जो मुद्दा है, क्योंकि अशिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, एकदम महंगाई का दाना मुंह फाड़े खड़ा हुआ है। हमारे हालात श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे उसी तरह के होते जा रहे हैं। तो उस वक्त लोग सवाल ना करें, इसलिए इस मुद्दे को भटकाने के लिए ऐसे बातें कही जा रही है। चलिए ठीक है अशोक जी, देखिए आपने सुना हाजी हसन जी ने क्या कहा और अभी वरिष्ठ पत्रकार रमेश जी वो भी क्या कह रहे थे। कोई रोड मैप तो होगा ना, ABCD तो होगी ना, जैसा कि उन्होंने कहा। अभी आप कैसे, मतलब अपनी संस्कृति को, अपनी आइडियोलॉजी को संस्कृति के आधार पर कैसे विस्तार करेंगे अखंड भारत का? कुछ इसके लिए सोचा गया है? देखिए, अभी आप कल्पना करिए, आप जनगण मन गाती हैं। हाँ। तो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, सिंध तो भारत में है नहीं, सिंध तो पाकिस्तान में है, मगर वो हमारे राष्ट्रगान का हिस्सा है। क्यों हिस्सा है? इसलिए हिस्सा है कि सिंध के लोग मानते हैं कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं और यह भारत का अभिन्न अंग है। इस कारण से वो हमारे राष्ट्रगान में भी है। और इसी प्रकार से जो पूरा, अभी आप 10 दिन के अंदर देखें, केवल 10 दिन का आप ले, भारतवर्ष में दुनिया के जितने ताकतवर राष्ट्र हैं, चाहे जापान हो, चीन हो, रूस हो, अमेरिका हो, ये सबके सब प्रतिनिधि यहाँ आए। हाँ। क्यों आए? आज भारतवर्ष एक केंद्र बिंदु बना हुआ है। और यह मोहन भागवत जी ने साफ साफ कहा है कि जो हमारी शाश्वत धर्म है, सनातन धर्म है, वही विश्व के कल्याण का मूल मंत्र है और यही हिंदू राष्ट्र है। इसी का पर्यायवाची है नाम हिंदू राष्ट्र, यानी कि जो संपूर्ण मानवता की चिंता करता हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता हो, सभी के निरोगी होने की कामना करता हो, वह चिंतन ही अखंड भारत को एक करेगा। अब देखिए, आप देख लीजिए, 1876 के पूर्व, 1876 में अफगान हमसे कट के अलग हुआ। हाँ। तिब्बत 1914 में कट के अलग हुआ। हाँ। म्यांमार 1937 में हमसे अलग हुआ। भूटान 1906 में हमसे अलग हुआ और नेपाल 1904 में हमसे अलग हुआ। श्रीलंका 1939 में हमसे अलग हुआ। पाकिस्तान 1947 में अलग हुआ। उसी समय पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान एक था, तो अब वो 71 में वह भी अलग हो गया। क्यों अलग हो गया? बांग्लादेश संस्कृति के आधार पर अलग हुआ, भाषा के आधार पर अलग हुआ।
लेकिन अशोक जी देखिए, वो संस्कृति के आधार पर और भाषा के आधार पर अलग हो गया, लेकिन अब हम ये कैसे उन पर थोप सकते हैं पाकिस्तान जैसे, चीन जैसे देश पर, कि अब हमारी संस्कृति को, हमारी आइडियोलॉजी को अब माने, तो 15 साल में कैसे हमारी आइडियोलॉजी का विस्तार वहां पर होगा? इसके लिए क्या है, क्यों आ रहे हैं? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, प्रश्न आपके सामने रखा कि ये लोग अलग तो हुए, वर्ष बता दिया मैंने एक एक करके, ये अलग हुए, परंतु इनका जो उद्देश्य था कि हम बहुत समृद्ध बनेंगे, हम बहुत आगे जाएंगे और हमारा चिंतन दुनिया स्वीकार करेगी, ऐसा नहीं हुआ। और सबको अब यह आवश्यकता महसूस हो रही है कि भारत ही पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जो सबको शांति का संदेश दे सकता है, सबके एकत्र भाईचारे का संदेश दे सकता है, और यहाँ का चिंतन मानव चिंतन है, और यहाँ का जो शाश्वत सनातन धर्म है वह मानव धर्म है, वह कोई एक पंथ और उपासना से जुड़ा हुआ चीज नहीं है। आपको ऐसा लगता है अशोक जी कि वहां के लोगों को ये पता है कि भारत के साथ ही जुड़कर अखंडता एक होगी? भैया आप देखिए अमेरिका क्या कर रहा है। अभी मैं चलती हूँ सपा नेता के पास, यानी कि महेश जी के पास चलती, फिर मैं आती हूँ आपके पास। महेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? शिवांगी जी, ये बात आ रही संदीप जी आपके पास, फिर उसके बाद काम बात अखंड भारत की करेंगे और आइडियोलॉजी अपनाएंगे मुस्लिम वाली। अजान सुबह पढ़ी जाती है, माइक लगा के पढ़ी जाती है। मुस्लिम का माने क्या है? भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि हम हनुमान चालीसा माइक लगा के, सुनिए आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, आप कह रहे हैं कि माइक लगा के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, ये आइडियोलॉजी भारत की नहीं हो सकती। आप अखंड भारत की बात करने वाले लोग और बात करेंगे कि हम मुस्लिम के आधार पर जो माइक लगा के वो सुबह अपनी अजान पढ़ते हैं, उस अजान के बदले में हम हनुमान चालीसा माइक, ये अखंड भारत संस्कृति के आधार पर, ये किस संस्कृति की बात करते हैं? जहां देश में लोगों के प्रति, एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाने का। अच्छा महेश जी, अभी आपने जो बयान दिया इस पर कल मैंने चर्चा करी थी, आपने भी जो बयान दिया अजान को लेकर, लाउड स्पीकर को लेकर, हम भी इसका सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन क्या लाउड स्पीकर चाहे हनुमान चालीसा के लिए हो, चाहे वो अजान के लिए, क्या ये जरूरी है एक आस्था के लिए? मुझे तो नहीं लगता जरूरी, और लाउड स्पीकर हटाने के लिए भी नहीं कहा जा रहा है। डिसेबल पॉइंट अब देखिए उसका क्या है, उसके आधार पर कोर्ट तक ने कहा है, मैंने कल बाकायदा इसको लेकर डिबेट करी थी, फिर से हम अजान पर जा रहे हैं। तो आप खुद ही यहाँ पर एक धर्म को, एक मजहब को लाकर उसको एकदम कटघरे में खड़ा कर देते, क्यों? बेचारा है। अगर हनुमान चालीसा को लेकर लोग कहते हैं माइक पर पढ़ेंगे तो वो भी गलत है, और अगर अजान को लेकर सवाल खड़े होते तो वो भी गलत है। अभी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं, और अभी अखंड भारत की बात हो रही है, उस पर बात कीजिए। क्या ये संस्कृति के आधार पर जब अखंड भारत की बात हो रही है। आती हूँ मैं आपके पास महेश जी, अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अखंड भारत का सपना कैसे साकार होगा, आरएसएस का कैसे सजोया जाएगा सपना, इस पर आगे हम बात करेंगे।